आज हम एक नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही आप ये लिखा हुआ देखेंगे ना संस्कृतिकरण, तो आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि यहाँ तो जो ई की मात्रा है ता के ऊपर जो लगी हुई है तो गलत लगी हुई है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है जबकि होनी तो छोटी चाहिए। क्योंकि अभी तक आप जितनी भी पुस्तकों में देखते आए होंगे अधिकतर संस्कृतिकरण जब लिखा जाता है तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। पर वास्तविकता ये है कि शुद्ध हिंदी में अगर संस्कृति धन करण का जब हम लिखते हैं संस्कृतिकरण, तो ता पर बड़ी ही की मात्रा ही आनी चाहिए। परंतु आप अगर छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गलत होगा, क्योंकि अमूमन सभी लोग इतना ये प्रयोग में आ चुका है कि छोटी की मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। पर मेरा दायित्व ये है कि जो चीज़ सही है, यद्यपि प्रचलन में नहीं है, परंतु जो सही है उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर मैं दूंगी, आपके मन के भीतर अवश्य उत्पन्न हो सकता है कि संस्कृतिकरण हमारी आखिरी यूनिट का एक अध्याय है, तो कुछ यूनिट को छोड़ के संस्कृतिकरण विषय पर हम क्यों आ गए हैं। तो उसका उत्तर ये है कि ये एक ऐसा विषय है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बात समझे मेरी कि ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि या तो 2 अंक का प्रश्न आएगा, 2 अंक का नहीं आता तो 4 अंक का आएगा, और 4 अंक का नहीं आएगा तो 20 अंक का आएगा। तो ऐसे कुछ अध्याय हैं जिनको मैं यथाशीघ्र आपको पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आप उसकी आने वाले समय में पुनरावृत्ति कर सकें, आप उन्हें पुनः पुनः दोहरा सकें, और अगर कहीं संशय है, कहीं प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो आप आने वाले समय में आपके जो विश्वविद्यालय परीक्षा होगी उससे पूर्व मुझसे पूछ भी सकें। ठीक है, तो इसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना ही है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय परीक्षा के अनुरूप एक ऐसा विषय है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आशा यही करती हूँ कि जो कुछ आज मैं पढ़ाऊँगी या आने वाले समय में संस्कृतिकरण के संबंध में आपको बताऊँगी, वो आप बहुत अधिक ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृतिकरण क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है संस्कृति की, जिसे हम संप्रत्यय भी कहते हैं। अवधारणा के साथ साथ क्या कहते हैं? संप्रत्यय। ठीक है, तो ये संप्रत्यय जो है संस्कृतिकरण का, ये विकसित कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, किसने किया? तो एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं M.N. श्रीनिवास। ठीक है, इनका नाम क्या है? M.N. श्रीनिवास, पर अमूमन हम इन्हें श्रीनिवास के रूप में जानते हैं। तो M.N. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण संप्रदाय का विकास किया। किसके लिए विकास किया? भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए। इन्होंने दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग, याद रखिएगा नाम, कुर्ग माफ कीजिएगा, कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय पाया कि निम्न जातियों के समूह में ब्राह्मणों की प्रथाओं, कर्म कांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुकरण करके जाति संस्करण में 1-2 पीढ़ियों में उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, अभी थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा होगा आपको, कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए आज हम इसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अपने आपको हम उस जगह लाके खड़ा करते हैं। मान लीजिए हजारों साल पहले हमारा जन्म हुआ, उस जगह लाके खड़ा करते हैं। देखिए, समाज में
जब ये महसूस किया गया कि एक व्यक्ति एक कार्य को करने में सक्षम नहीं है, माफ़ कीजिएगा, एक व्यक्ति सभी कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। मैंने जब वर्ण व्यवस्था का टॉपिक पढ़ाया था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा शेयर करूंगी आपको। कि ऐसा होता है कि जब हमें ये महसूस होता है कि कुछ चीज़ें हमारी विस्मृति से मिट चुकी हैं, स्मृति से मिट चुकी हैं, तो एक गुरु होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं पुनः वो आपको सब कुछ याद दिला दूँ। तो याद दिलाने का सिलसिला हमने आरंभ किया और वो हम पहुँचे हजारों वर्ष पूर्व वर्ण व्यवस्था में। तो सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि जहाँ ये महसूस किया गया कि एक व्यक्ति समस्त कार्य को संपूर्णता से, सर्वांगीणता से, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए नहीं निभा सकता। चलिए अब मैं उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए आप महाविद्यालय में हैं, आप क्लासरूम में पढ़ेंगे, फिर आप कॉलेज की सफाई भी करेंगे, फिर पियोन नहीं आया तो आप घंटी बजाने का काम भी करेंगे, आवश्यकता होने पर आप क्लैरिकल वाली पोस्ट पे जाके काम कर लेंगे। नहीं संभव है ना, बिल्कुल भी संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक निश्चित काम होता है और उस निश्चित काम जो उसको निर्दिष्ट जो उसका कार्य है, वो कार्य वो अपनी सर्वश्रेष्ठता के साथ करता है। अब जब ये महसूस किया गया कि हर व्यक्ति पठन पाठन का कार्य नहीं कर सकता, या हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं है। जैसे मैं स्वयं की बात आपको बता रही हूँ कि अगर आप मुझसे कहें कि जोड़ भाग गणा गुणित ये सब आप करें, मेरे बस की नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी, लेकिन मजबूरी होगी, करना पड़ेगा। पर ये मजबूरी क्यों? क्योंकि परफेक्शन के साथ नहीं होगा। परफेक्शन के साथ तो क्या होता है, आपके साथ समाजशास्त्र की बातें करना। वो भी मैं कितना परफेक्ट हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मैं स्वयं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपने विद्यार्थियों से बात करना, उनको समाजशास्त्र के बारे में बताना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। तो जब ये महसूस किया गया तो ये ओपन चॉइस छोड़ी गई। आपको शिक्षा दीक्षा का कार्य अच्छा लगता है, आप शिक्षा दीक्षा का काम करें। अगर आप शिक्षा दीक्षा का कार्य करेंगे तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अब आपको मान लीजिए आपको वेदों का पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, मंत्रोच्चारण नहीं अच्छा लगता, तो फिर आप क्या करेंगे? आप संभवतः देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य करेंगे, या ये भी संभावना है कि आप देश की अर्थव्यवस्था ना संभालते हुए देश की रक्षा का कार्य करें। या फिर ये भी संभव है कि आपको इनमें से कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे कार्य करना चाह रहे हैं जिनमें बहुत अधिक श्रम की ज़रूरत नहीं हो, बहुत अधिक परफेक्शन की ज़रूरत नहीं हो, बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता ना हो। तो आपने कौन से कार्यों को चुना? ये निम्नतम श्रेणी के नहीं है काम। मैं बार बार इस बात का विरोध करती हूँ कि वर्ण व्यवस्था ने कभी ये इंडिकेट ही नहीं किया कि ये व्यक्ति छोटा है या ये व्यक्ति बड़ा है, या ये काम छोटा है वो काम छोटा है ना। यहाँ ये वर्ण व्यवस्था एक ओपन सिस्टम था, खुली व्यवस्था थी। जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छा लगे उसके अनुरूप आप कार्य करो, और स्वयं आप या आने वाली पीढ़ी अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्यों में परिवर्तन कर सकती थी। मान लीजिए मैं शिक्षा दीक्षा के कार्य में रुचि रखती हूँ, परंतु मेरा पुत्र देश की रक्षा का जो कार्य है उसमें रुचि रखता हो, तो उसका वर्ण स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा और वो क्षत्रिय बनेगा। समझ गए आप इस बात को? तो ये इतना
ओपन सिस्टम था कि आपकी पहचान के लिए आपको एक वर्ण का नाम दिया गया। किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह के भेदभाव के लिए आपको ये नाम नहीं दिया गया। परंतु शनि बाद में क्या हुआ कि जीवन का एक ये बहुत कड़वा सत्य है जिसे आज नहीं तो कल हमें स्वीकारना होता ही है कि स्वभाव से मनुष्य स्वार्थी होता है। हर कोई नहीं, लेकिन अमूमन। और एक बार अगर हाथ में सत्ता आ गई है तो किसी स्थिति में उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो चूंकि ब्राह्मण वर्ण से संबंधित जो मनुष्य थे उनको समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, क्योंकि वेदों का पठन पाठन करना, अध्ययन अध्यापन करना और बहुत कठिन जीवन जीना, हमेशा से ही जो कठिन जीवन जीते हैं वो कठिन मतलब संघर्ष वाला नहीं, त्याग की बात कर रही हूँ कि जीवन की सुखों का त्याग करना। तो ऐसा जीवन जीने वाले सदैव आदरणीय और सम्मानित होते हैं समाज में। तो कुछ इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था जब आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव जागृत हुआ और उसने इस वर्ण व्यवस्था को, जो एक ओपन सिस्टम था कि जो व्यक्ति जिस कार्य को स्वीकार करेगा उसी के अनुरूप उसे उस कार्य का निर्वहन जब वो करेगा तो उसका वर्ण उस कार्य के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। वो ओपन सिस्टम चेंज होकर वर्ण व्यवस्था एक ओपन सिस्टम था, जबकि अब क्या किया गया, धीरे धीरे करके समाज ने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया। बॉक्स में बंद करने का मतलब ये नहीं कि एक बॉक्स लिया और उसके अंदर प्रवेश करके बाहर ताला लगा लिया। बॉक्स का तात्पर्य यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि समाज ने अपने आप को बांध लिया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा उसका पुत्र, चाहे पुत्र या पुत्री, चाहे कार्य कोई भी करे, हो सकता है वो शू फैक्ट्री खोले, हो सकता है वो देश की रक्षा का कार्य करे, संभवतः वो किसी खेत में काम करे, परंतु उसका जो जिस कुल में जन्म लिया है वो कुल ही उसकी पहचान बनेगा। और ये जो पहचान बनी वो वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का स्वरूप ले चुकी थी। अर्थात जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो वैश्य जाति में जन्म लेगा वो वैश्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से समाज में एक भेदभाव का बीज बो दिया गया और उसकी परिणति क्या रही? उसकी परिणति ये रही कि समाज विघटित होने लगा, प्रताड़ित होने लगा। समाज का एक तबका उच्चतर स्थान को प्राप्त करने लगा और जो शूद्र थे उनका बहुत अधिक सामाजिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार से शोषण होने लगा। ऐसी स्थिति में वो त्राही त्राही करने लगे। तो श्रीनिवासन का मानना है, एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये जो अपने क्षेत्र में जो निम्न जातियां हैं वो निम्न जातियां जो जातिगत विभेदीकरण है और जिनमें उस जातिगत विभेदीकरण में जिनको निम्न का माना गया है, माना स्वीकार किया गया है, वो निम्न जातियां अपने आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, अपने क्षेत्र की जो डोमिनेटिंग कास्ट है, जो प्रभु जाति है, अर्थात जिसका उस क्षेत्र में वर्चस्व है, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेना। और लगातार ऐसा 1 से 2 और 2 से 3 पीढ़ी पर करने पर वो अपने स्वयं को घोषित कर देते थे उसी प्रभु जाति का या उच्च जाति का। ठीक है, अब आप बात समझ गए कि अभी अभी जो मैंने आपसे कहा कि बजाय हम किसी और चीज़ में उलझें, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें
कि हमारी बेसिक रूट क्या थी। तो यही बात एम.एन. श्रीनिवास ने कही कि दक्षिण भारत में जो उन्होंने अध्ययन किया, दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों का जो उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि निम्न जातियों के समूह में अमूमन देखने में आता है, क्योंकि जो प्रभु जातियां रही हैं वो ब्राह्मण रही हैं, अमूमन, आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने पाया कि जो ब्राह्मणों की प्रथाएं हैं, कर्मकांड हैं, जीवन पद्धति है, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतें हैं, वेशभूषा है, जो कि उच्च जाति द्वारा उस क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, उसको वहाँ के निम्न जाति के लोगों ने अनुकरण किया। उसी के अनुरूप जैसा वो खाना खाते थे वैसे खाना खाने लगे। अगर स्वयं मांसाहार का प्रयोग करते थे तो उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। स्वयं अगर वो ऐसे गंदे कपड़े पहनते थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष की प्रभु जाति के अनुरूप अपने कपड़ों को साफ सुथरा और जिस प्रकार से, जिस रंग के वो कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार की जीवन पद्धति को वो अपनाते थे, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनाई। अब संस्कृतिकरण की परिभाषा क्या है ये देखते हैं। तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो परिभाषा दी वो कुछ इस प्रकार से है कि एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में, एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मदपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। मैं फिर दोहरा रही हूं कि एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मदपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का, जो निम्न जाति का व्यक्ति है उसके जो स्वयं के कर्मकांड हैं उसको छोड़कर जो उच्च जाति है ना उसके कर्मकांड को अपनाना। तो श्रीनिवासन ने कहा कि अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है, यद्यपि ये सैद्धांतिक रूप से वर्जित था। वैसे तो मना था परंतु लोगों के द्वारा ऐसा किया गया। मैं पुनः आपकी सुविधा के लिए पूरी परिभाषा को दोहराती हूँ। एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मदपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वर्जित था। अब इसे हम बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझें। बिल्कुल सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों का अनुकरण
करती हैं। है ना साधारण कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों का अनुकरण करती हैं। श्रीनिवास ने एक बात और लिखी, वो कहते हैं ये गतिशीलता की वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां शाकाहारी एवं मद्यपान निषेधों को अपनाकर 1-2 पीढ़ियों में जाति संसरण में ऊपर की अग्रसर होती हैं। ऊपर की ओर अग्रसर का मतलब अपना स्थान, अपनी परिस्थिति को ऊंचा करना। लेकिन यहाँ फिर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, आधुनिक समाजशास्त्री रहे हैं योगेंद्र सिंह। उन्होंने लिखा, लेकिन बाद में आपने अनुभव किया, आपने किन्होंने, श्रीनिवास ने, कि अनुकरण करने का मात्र ब्राह्मण ही एक मॉडल नहीं है बल्कि अनेक मॉडल हैं। जैसे कि अनेक समाजशास्त्रियों शाह एवं ग्रॉफ, कोहन, पोकाक, रावे, कालिया आदि ने भी बताया है। तो ये वही बात है जिसकी चर्चा भी मैंने की कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, जो प्रभु जातियां हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो सकते हैं, चाहे वैश्य हो सकते हैं, उनके अनुरूप एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने समूह की प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा को त्याग कर अपने से उच्च जातियों के विचारधारा, कर्मकांडों, जीवन के तरीकों को अपना लेती है, तो प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहला लेती है। कल की कक्षा में हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं को पढ़ेंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने इतने वर्षों के अनुभव के बाद जाना कि अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही वो पढ़ के नहीं जाते, वो संस्कृतिकरण नहीं पढ़ते और संस्कृति शब्द देखते ही, करण आगे पीछे का नहीं देखा उन्होंने, संस्कृति के बारे बस सिर्फ संस्कृतिकरण पढ़ते हैं तो संस्कृति शब्द को वो पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं और त्वरित गति से वो संस्कृति के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं और बड़ा उनको भान होता है कि हमने तो अपना उत्तर बिल्कुल सही लिखा था, फिर हमारे कम अंक क्यों आए। तो ये गलती बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा होती है, तो प्लीज़ इस तरह की गलती आप लोग मत कीजिएगा। आशा करती हूँ आज जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। कल की कक्षा में हम दोबारा मिलेंगे और हम जानेंगे कि संस्कृतिकरण की क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।